हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एनएल सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज जो पेपर आपका हुआ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एमएड एंट्रेंस का उस पेपर की 99.9% जो उसकी करेक्ट आंसर की है वो हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि अगर आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं और फ्री में बहुत सारे आप PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ और भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं से मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ताकि आप भविष्य में आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे अछूती न रह जाए। ठीक है। इसके बाद दोस्त, आपको इस वीडियो के साथ आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे आप बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, एमए एजुकेशन कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, या फिर आप कोई और कोर्स कर रहे हो और आगे जा कर के आपको कहीं ना कहीं टीचिंग फील्ड में जाना है, आपको एजुकेशन फील्ड में आना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ से जो निकलने वाली इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक यथाशीघ्र पहुंच पाए। इसके साथ ही साथ आप सेमिनार, कॉन्फ्रेंस या फिर जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों तक यथाशीघ्र और यथासमय पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ दोस्त, अगर आपने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एमएड एंट्रेंस 2020 दिया है तो दोस्त आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को मार्गदर्शन मैं प्रदान करता रहूँगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है। तो दोस्त, आप पहले आंसर क्यू को मिलाएंगे। आंसर क्यू को मिलाने के बाद आपके नंबर कितने आ रहे हैं आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा ताकि इससे एक्सपेक्टेड कट ऑफ तय की जा सके। ठीक है। चलिए दोस्त, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, कौन सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है? औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, सामाजिकरण, धर्मनिरपेक्षता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। CH राइस ने बीने परीक्षण का अनुकूलन किस देश की परिस्थितियों के लिए किया? तो दोस्त ये किया है भारत के लिए। ठीक है। इन्होंने कहा कि क्या कहा इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, इसमें इसका नाम चेंज कर दिया, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल इसका नाम रख दिया था। ठीक है, CH राइस ने। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त, अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में शांति शिक्षा को अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने की संस्तुति की थी। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ वेरी करेक्ट आंसर। NCF 2005 में इसकी बात की गई थी। चलिए, बुद्धि की संरचना में कौन सा एक आयाम नहीं है? तो दोस्त आपको पता है OCP मॉडल। अगर कल आप लोगों ने चंद्रा इंस्टीट्यूट में जो मैं क्लास ले रहा था वो अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया होता तो आज आपके कम से कम 5 क्वेश्चन सही होते। ठीक है। आप लोगों को लिंक हमने प्रोवाइड कराया था। बहुत सारे दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी। तो उम्मीद करूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन तो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं हुआ होगा। इससे संबंधित जो 4-5 क्वेश्चन थे जो कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था वो तो गलत नहीं हुए होंगे। चलिए देखते हैं। OCP का मतलब क्या होता है? आपका ऑपरेशन होता है, राइट। इसके बाद C का मतलब क्या होता है? कंटेंट होता है। P का मतलब प्रोडक्ट होता है, राइट। ये 3 बातें जो है किसने दिया है? SI मॉडल में दिया गया। SI मॉडल किसका है? आपका गिलफोर्ड का है। ठीक है, गिलफोर्ड का है, राइट। तो गिलफोर्ड ने जो आपके बुद्धि का सिद्धांत बताया, बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत अब इसमें देखिए कि कौन सा पॉइंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, आपको ऑपरेशन दिख रहा है, यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है, क्या नहीं है इसमें? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बीच को, चौथे का 20 सही हो जाएगा। चलिए दोस्त, टेलीग्राम पे ज़रूर हमको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम को मेरे चैनल
को टेलीग्राम पे जा कर के ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें मिलती रहे समय समय पर। चलिए, इवान पी पेवलॉव निम्न पर शोध के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्त इनका जो राइट आंसर है वो है आपका शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए। ओके, डेसिबल निम्न के मापन की इकाई है। तो दोस्त ये ध्वनि के लिए है। चलिए, परिवार के से आरंभ होकर दी गई सामाजिक संस्थाओं की सही श्रृंखला क्या है? दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परिवार, प्रजाति, जाति, वर्ग और राष्ट्र। क्यों होगा? क्योंकि परिवार इसने पहले रखा है, तो परिवार में बच्चे का जन्म होता है, इसके बाद वह लड़का है कि लड़की है, या कौन सा जेंडर है, या उसकी प्रजाति कौन सी है, ये वहाँ पे फिक्स हो जाती है। इसके बाद वह जिस फैमिली में जन्म लेती है उस फैमिली की जो जाति होती है, जो कास्ट होती है, वो कास्ट उसको मिल जाती है। फिर उस कास्ट के बाद जब थोड़ी और बड़ी होती है या बड़ा होता है, तो उसके बाद उसको क्या मिलता है कि उसका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, तो वहाँ पर उसको क्या मिल जाता है, एक वर्ग मिल जाता है, क्लास मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? क्लास मिलता है, राइट। इसके बाद लास्ट में राष्ट्र होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, किस दर्शन का कहना है कि प्रभु एवं आत्मा के बारे में भिन्न सिद्धांतों को जानने की चिंता न करें, अच्छा करो, अच्छा बनो, यह आपको जो कुछ भी सत्य अस्तित्व में उसकी ओर लेके जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त, ये जो है बौद्ध धर्म का है। ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन था आपका। चलिए, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा डेविड ऑसुवेल थे। कौन विश्वसनीयता से संबंधित है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो व्यक्तित्व त्रुटियां होगा, लेकिन 99.9% ही है दोस्त। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि इसका जो राइट आंसर है वो कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि वो जो पेपर सेटर है, जो आंसर देने वाला है, उसने क्या माना है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो सकता है वो ये तो पर्सनल हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोग मिलाइएगा नहीं कि कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं, इसमें उसको बाहर रखिएगा। कौन आवर्ती व्यय नहीं है? तो दोस्त जो आपका रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है उसका मतलब होता है कि आप जो कंटिन्यूअस लगातार जिन चीज़ों पर व्यय करते रहते हैं, आज आपने खरीदा, ख़त्म हुआ, फिर खरीदा, ख़त्म हुआ, फिर खरीदा, इस तरीके के जो व्यापार होते हैं, वो इस तरीके का जो व्यय होता है वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पर देख लीजिए आप, पाठ्य पुस्तक की खरीद पर व्यय। तो दोस्त एक बार आपने पाठ्य पुस्तकों की खरीद कर ली तो क्या आप क्लास को अगर आगे बढ़ जाते हैं या फिर आप किसी नौकरी को प्राप्त कर लेते हैं, किसी दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो पुरानी किताबें आपके साथ होंगी? नहीं होंगी, आपको नया लेना पड़ेगा। ठीक है, कैंटीन पर आपने एक बार व्यय कर दिया, तो कैंटीन पर एक बार व्यय करने के बाद ऐसा नहीं है कि एक बार पेट भर गया तो दोबारा आपको भूख नहीं लगेगी, आप दोबारा करेंगे खर्च। शिक्षकों के वेतन पर व्यय, अगर एक बार शिक्षकों के वेतन पर जो व्यय होता है वो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही उनको जीवन भर की पूरी कमाई दे दी जाती है। इसलिए ये तीनों सही हैं। क्या नहीं होगा? कौन आवर्ती व्यय नहीं है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा भूमि क्रय पर व्यय, क्योंकि ज़मीन आप रोज रोज नहीं खरीदते हैं। एजुसेट है, तो दोस्त ये है उपग्रह का नाम। ठीक है, यह है एक शैक्षिक उपग्रह है, राइट। चलिए, कौन वंश सूत्रों का पुरुष युग्म है? तो दोस्त ये XY है, XX महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, पुरुष ही तय करते हैं कि लड़की होगी या लड़का होगी। जो डोमिनेंट नेचर का गुणसूत्र होगा, जो आपका क्रोमोसोम डोमिनेंट नेचर का होगा, वही लड़की बनाएगा, वही लड़का बनाता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वर्ग विहीन समाज बनाने की वकालत किसने की थी? तो दोस्त ये की थी आपके कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ वेरी करेक्ट आंसर। ज्ञान का कोई अरुचिपूर्ण अनुगमन नहीं और न ही अपने बौद्धिक लाभ के शिक्षा का, यह किसका नारा है? तो दोस्त यह नारा है आदर्शवादियों का। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको आप डाउट में रखिएगा। ठीक है, फिर भी डाउट में रखिएगा, बट आपको ये सही है, आप डाउट में मत रखिए, छोड़ दीजिए, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो लोग इंग्लिश के हैं मेरे भाई, क्योंकि हिंदी वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो को, इसलिए हम जो है ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वीडियोस हिंदी में बनाएं। ठीक है, आप लोग जो इंग्लिश वाले हैं वो इधर से ऑप्शन से देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमने 14, 15, 16 का डाला था उसमें कुछ लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बार हमने कोशिश किया है कि आपको स्क्रीन पर वीडियो अच्छे से दिखाई दे। ठीक है,
नेक्स्ट है, शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की योजना सर्वप्रथम किसने विकसित की? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर है वो ब्लूम है। ठीक है, B.S. ब्लूम ने इसकी शुरुआत करी थी। राइट, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन विचलनशीलता का मापक है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो विस्तार हो जाएगा, रेंज होगा। चलिए, किसे पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं माना जाता है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वार्षिक परीक्षा का संचालन। क्यों? क्योंकि वार्षिक परीक्षा का जो संचालन होता है वो आपको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत नहीं आता है, वो आपका करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको डाउट में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बस अभी तक 2 डाउट हुआ है आपको, जो लास्ट तक जाते जाते आपको 10 से 12 डाउट मिलने वाले हैं, बाकी सब के आंसर एकदम सही हैं। बट ये भी एकदम सही है, 99.9% सही है, 0.1% बाई मिस्टेक हो सकता है। उड का घोषणा पत्र जारी हुआ था? तो दोस्त ये जारी हुआ था आपका 1854 में। ये भी प्रश्न कल हमने आप लोगों को कराया था। चलिए, सीखने के 3 मुख्य नियम प्रस्तुत किए थे, कौन किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। चलिए, कौन सा सामाजिक विरासत का प्रतीक नहीं है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो नॉर्म हो जाएगा, मानक। मानक जो है हमको सामाजिक विरासत में नहीं मिलते, कल्चर मिलता है, इन्वॉल्वमेंट मिलता है, क्वालिटी मिलती है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो दोस्त यहाँ पे मिलान कीजिए आप, करके सीखना प्रकृति से हो जाता है, प्रकृतिवाद से हो जाएगा। इसके बाद पर्यावरण द्वारा सीखना आपका प्रयोजनवाद हो जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति जो है आपके आदर्शवाद से हो जाती है। जगत आज और अभी जैसा भी है वो यथार्थवाद है। ठीक है, तो इसका मतलब जब यहाँ पे मिलाएंगे तो एक का एक, तो यहाँ पे देख लीजिए एक का या तो बी होगा या तो सी होगा। आपका दूसरा कह रहा है कि दूसरा का तीसरा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं दूसरे का तीसरा, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्त वो आपका बी हो जाएगा। चलिए 23, रेखीय अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। सॉरी, स्किनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, Q3 एवं मध्यिका के मध्य प्राप्तांकों का प्रतिशत है? तो दोस्त ये है आपका 75%। ठीक है, Q1 की वैल्यू होती है 25%। ठीक है, आपका जो मिड पॉइंट होता है वो 50% का होता है। राइट, चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 में 5 का तात्पर्य है? तो दोस्त इसका तात्पर्य है 3 से 8 वर्ष तक। क्यों? क्योंकि जो शुरुआत में इसको 2 खंडों में बांटा गया है 5 को, इसमें जो है आपका हो जाता है क्लास 1, 2, यानी आपका नर्सरी और 1, 2 ये हो जाएगा 3 वर्ष तक हो जाता है। इसके बाद फिर आप यहाँ से और आगे बढ़ते हो तो कुल मिला करके ये 8 वर्ष तक चलता है। 5 साल की शिक्षा होती है पहली, इसलिए 5 है। ओके, जब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे ना, डिटेल में चर्चा करेंगे, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अभी इस समय पीजीटी एजुकेशन की क्लासेस ले रहा हूं, तो कोशिश करूंगा कि उसके लिंक्स आपको प्रोवाइड कराऊं, तो आप लोग उसको ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे, चूँकि आप अगर एमएड एंट्रेंस के दिए हैं, एंट्रेंस में आपने पार्टिसिपेट किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से आप एमएड करेंगे या एजुकेशन से जुड़े रहना पसंद करेंगे, आप बीएड भी करेंगे, कोई भी एजुकेशन टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देना चाहते हैं, उसके लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, चलिए, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964-66 का शीर्षक है? तो दोस्त इसका जो शीर्षक है वो आपका एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, गेस्टाल्ट का अर्थ है? तो दोस्त यहाँ पे पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसको पूर्णाकार का सिद्धांत कहते हैं, इसको समग्र सिद्धांत कहते हैं, इसको जो है एज अ होल कहते हैं। ठीक है, ये भी कल मैंने आप पढ़ाया था। ओके, चलिए, संवैधानिक मूल्यों के रूप में समाजवाद शिक्षा के लिए शामिल करता है? दोस्त ये शामिल करता है आपका क्या? ये आपका सोशल जस्टिस होगा, बट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, कन्फ्यूज़न है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रतिपादक हैं? तो दोस्त इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके, कौन हैं? जॉन डीवी। ठीक है, चलिए,
शैक्षिक तकनीकी के अनुसार शिक्षण है, तो दोस्त ये जो शिक्षण है कला एवं विज्ञान दोनों होगा। विचलन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप कौन सा है, तो दोस्त वो है आपका मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए इंग्लिश हिंदी ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्रीन पर आप लोगों को दोनों दिखता रहे। चलिए NCTE वैधानिक संस्था बनी, तो दोस्त ये बनी है आपकी 1993 में। ओके, प्रत्येक शिक्षक को अपने सेवा काल में प्रति 5 वर्ष के पश्चात कम से कम 2 या 3 माह की सेवाकालीन शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इन सर्विस एजुकेशन की बात करी है। तो इन सर्विस एजुकेशन की बात करने वाला जो आयोग है वो है आपका कौन सा, शिक्षा आयोग। कौन सा है, शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी कमीशन कहते हैं। ठीक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, तो दोस्त वो है आपका 2 से 7 वर्ष। सामाजिक परिवर्तन का बृहद अवरोधक है, तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा धर्म। ठीक है, इसके लिए मैं आपको रेफरेंस बुक बता देता हूँ रमन बिहारी लाल की। अगर आप लोग हिंदी की बुक प्रेफर करते हैं तो रमन बिहारी लाल की पुस्तक में यह दिया गया है स्पष्ट, आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट वाली बुक में। ठीक है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए, कौन सा दर्शन अस्तित्व, प्रकृति और आत्मा की द्वैतता में विश्वास रखता है, तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सांख्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति और पुरुष की बात की गई है। प्रकृति का मतलब प्रकृति हो गया और पुरुष का मतलब आत्मा से लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सांख्य दर्शन हो जाएगा। ICT में C का अर्थ है, तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा ऑप्शन नंबर C। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, परीक्षण की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, तो दोस्त ये प्रभावित होते ही है परीक्षण की लंबाई से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान। इस बार का जो पेपर गया है, पेपर आया था, बहुत ही आसान रहा है। लेकिन जिन लोगों ने तैयारी करी है उनके लिए, जिन लोगों ने तैयारी नहीं करी है उनके लिए टफ था। ठीक है, चलिए NCTE का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्त इसका कार्यालय स्थित है नई दिल्ली में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एडमिशन फ्रेश सीट में नहीं होता है तो अगली बार आप BHU के लिए ट्राई कर लीजिएगा और भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए तैयारी कर लीजिएगा फरवरी में, क्योंकि आपका एडमिशन होते होते अगर विद्यापीठ में आप एडमिशन लेते हैं, देखिए मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप अगर विद्यापीठ में एडमिशन लेते हैं तो भी आप 3 साल में उसको पूरा कर पाएंगे, और आप अगर BHU में एडमिशन ले लेते हैं तो आप विद्यापीठ से पहले आपके पास डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि BHU में अगर यहाँ पे फ्रेश में होता है तो लीजिएगा, अदरवाइज़ आप एडमिशन ना लेकर के आप तैयारी कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको BHU में एडमिशन मिल सके, या DU में मिल सके, LU में मिल सके, ALU में मिल सके, कहीं पर भी फ्रेश सेट में आपको एडमिशन मिल जाए, बशर्ते पेड सेट में एडमिशन लेने के। साल बचाने के चक्कर में आप पैसा बर्बाद मत करिएगा, बहुत बहुत, क्योंकि मैंने तो BHU से किया, लेकिन कुछ लोग जो हमारे बहुत खास थे उन लोगों ने किया है, तो वो एक्सपीरियंस है मेरे पास। खैर चलिए, गुरुकुल काल में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग में लाया जाता था, तो दोस्त ये लाया जाता था प्रयोग कार्य। ठीक है, चलिए आवश्यकताओं की पदानुक्रमिक संरचना की प्रस्तुत किया था, तो ये भी हमने कल बताया था मैस्लो ने। ठीक है, विद्यालय के कौन से कार्य को भारत सरकार साधारणतया ग्रहण करती है, तो दोस्त ये ग्रहण करती है प्रगतिशील कार्य को। किसने कहा था मानव में भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान पहले से ही विद्यमान है जो अज्ञानता के पर्दे से ढके रहते हैं, तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ठीक है, तो इसी परिभाषा का जो अर्थ होता है उसी को इन्होंने लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर में मेमोरी का मापन किस में किया जाता है, तो दोस्त ये मापन किया जाता है बाइट्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, सहसंबंध गुणांक का मान रहता है, तो ये रहता है ऑप्शन नंबर A -1.00 तथा +1.00 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, NCFTE 2009 किससे संबंधित है, तो दोस्त ये संबंधित है आपका टीचर एजुकेशन से। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसके नाम पर सैडलर कमीशन पड़ा,
ठीक है, तो हमने आपको आंसर अभी बता दिया, माइकल सैडलर। ओके, चार्ल्स जूड के द्वारा अधिगम के स्थानांतरण किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? तो ये किया था दोस्त आपके जनरलाइजेशन, थियरी ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ वेरी करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, ये सारे सिद्धांत मैंने पढ़ाए हैं, आप कहिएगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, सारे सिद्धांत मैंने पढ़ा दिए हैं, या फिर मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा तो फिर आपको लिंक्स मिलते रहेंगे, आप पहले ज्वाइन करिए। कौन सा कथन अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, अनौपचारिक की बात कर रहा है दोस्त, यहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा है। फॉर्मल में क्या होता है, सारा सब कुछ पहले से होता है, और इनफॉर्मल में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन नॉन फॉर्मल में कुछ चीज़ें तय होती हैं, कुछ चीज़ें तय नहीं होती हैं। तो इसमें परीक्षा तो आवश्यक होती ही है, प्रवेश आवश्यक होता है, परीक्षा स्थान व समय निश्चित नहीं होता है, ये भी सही है। इसमें क्या सही नहीं है? तो दोस्त ऑप्शन नंबर सी इज़ वेरी करेक्ट आंसर, परीक्षा आवश्यक नहीं हो, परीक्षा आवश्यक नहीं है, जबकि इसमें परीक्षा आवश्यक होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, विचारों की समस्त पद्धतियाँ उनके परिणामों द्वारा सत्यापित होती हैं, यह किस दर्शन का मूल है? तो दोस्त ये जो है आपका, वो है आपका डी। ठीक है, प्रकृतिवाद, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग की पर इम्फेसिस करने वाला प्रकृतिवाद है, बट फिर भी आप इसको डाउट में रखना, क्योंकि डिपेंड करेगा कि विद्यापीठ इसका आंसर क्या मानता है। चलिए, पेडागोगी किससे जुड़ा है? तो दोस्त ये जुड़ा है शिक्षण कार्य से। ठीक है, परम शून्य मापन में अवस्थित रहता है, तो दोस्त ये रहता है रेशियो स्केल में। ठीक है, चलिए, एब्सोल्यूट जीरो, गति निर्धारक स्कूल होते हैं, तो दोस्त ये होते हैं आपके नवोदय विद्यालय। ठीक है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, तो दोस्त ये स्थापित हुआ था आपका 1982 में। ठीक है, अहमदाबाद में। ओके, अहमदाबाद था या कोई और था, एक्चुअली थोड़ा सा मिस हो गया। ओके, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? ये विकल्प बताया था, ये जो है आपका, इसका राइट आंसर होगा वुड का घोषणा पत्र। ठीक है, वुड डिस्पैच। शेरनी सेखी मारना एक प्रकार है, दोस्तों ये जो आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सब्लिमेशन होगा, यानी ऊर्ध्वीकरण। लेकिन फिर भी आप इसको डाउट में रखना, क्योंकि विद्यापीठ वाले कुछ भी इसका मान सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, शिक्षा के अभिकरण के प्रमुख प्रकार हैं, तो दोस्त ये 3 हैं आपके, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। ओके, किसने इस बात पर बल दिया था कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में विश्व बंधुत्व की भावना और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास होना चाहिए? तो ये माना था दोस्त आपके टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, किसने माना था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन फिर भी आप इसको डाउट में रखना, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट जो है एक शब्द भी इधर उधर होता है तो वो जो है बदल जाता है। ओके, चलिए, लेकिन 99.9% करेक्ट है दोस्त, केवल 0.1% के लिए मैं डाउट में आपको रख रहा हूँ। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण का गहन प्रभाव पड़ सकता है, बढ़ा सकता है, तो दोस्त इसका जो आंसर हो सकता है वो आपका सह अभिनवीकरण हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको डाउट में रखना। ठीक है, चलिए, 60, निम्न में से कौन अप्रचलित सांख्यिकी परीक्षण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो काई स्क्वायर होगा। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट। डाइट की स्थापना निम्नलिखित स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु की गई थी, तो ये प्राथमिक स्तर के। ठीक है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त ये मनाया जाता है 21 जून को। किस बीमारी में हड्डियां सूख जाती हैं? तो दोस्त रिकेट्स में, यानी सुखंडी, बहुत खतरनाक हिंदी दिया है। क्वेश्चन नंबर 64, यह सीखना कि बड़ों का आदर कैसे किया जाए तथा उनसे बात कैसे की जाए, यह उदाहरण है दोस्त, ये है सामाजिकरण का, सोशलाइजेशन का। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्त ये हैं महर्षि गौतम। पद इंटर्नशिप का संबंध अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के किस भाग से है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका शिक्षण अभ्यास से, टीचिंग प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस टीचिंग से। ब्लूम के शिक्षा उद्देश्यों को बांटा गया है, तो ये बांटा गया है 3 में। ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त यहाँ पर एजुकेशन डे की बात हो रही है, ना कि टीचर डे की। इन्होंने जो आंसर किया वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज़ वेरी करेक्ट आंसर। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिवस के आधार पर इसको मनाया जाता है। ठीक है, उन्हीं के उस पर याद में। चलिए,
विटामिन ए की कमी से होता है। तो दोस्त ये विटामिन ए की जो कमी से होने वाला रोग है वो है आपका विजुअल डेफिशिएंसी, दृष्टिबाधिता। भारत में सामाजिक परिवर्तन का निम्न में से कौन सा एक कारक नहीं है? तो दोस्त ये है जनगणना। ठीक है। किसने कहा था कि शिक्षा जनतंत्र की दाई है? किसने कहा था शिक्षा जनतंत्र की दाई है? तो दोस्त ये कहा था आपके जॉन डीवी ने। ठीक है। किस पुस्तक में कहा था? डेमोक्रेसी ऑन एजुकेशन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, आगमनात्मक चिंतन शिक्षण प्रतिमान का विकास किया था हिल्डा टाबा ने। ठीक है। दो व्यक्तियों की समान बुद्धिलब्धि बताती है। तो दोस्त ये बताती है आपकी समान मानसिक योग्यता। इन्होंने जो बताया मानसिक आयु, दोस्त इसमें जो है आपका सीधे सीधे आईक्यू का फॉर्मूला ही होता है। आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। तो जब MA/CA होता है, MA का मतलब क्या हो गया? मेंटल एज हो गया, ये भी दिया ही है। इसके बाद CA का मतलब क्या हो गया? क्रोनोलॉजिकल एज दिया है, दोनों का दिया है। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो प्राप्त क्या होता है? इंटेलिजेंस कोसेंट प्राप्त होता है। तो उस कोसेंट को जो है मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ वेरी करेक्ट आंसर। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का परिमार्जन हुआ था 1992 में। राइट। चलिए, यदि कोई शिशु बार बार अर्थहीन आवाज़ें निकालता है तो उसे कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है बड़बड़ाना यानी बबलिंग। ठीक है। सबसे पहले बच्चा बबलिंग ही करता है, जब ब ब ब ब करने लगता है तो बुआ लोग कहती हैं बुआ बोल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके की वो बबलिंग करता है। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सी अवधारणा औपचारिक संगठन से संबंधित नहीं है? तो दोस्त ये इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका आदेशों की श्रृंखला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्त यहाँ पे मिलान करना है, मैचिंग करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गांधी का संबंध किससे है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गांधी का संबंध किससे है। तो ये जो है आपका वर्धा स्कीम से है। वर्धा स्कीम से है। विवेकानंद जी का किससे है? स्वामी विवेकानंद जी का है, मैन मेकिंग एजुकेशन से है। अरबिंदो का किससे है? इंटीग्रल योगा से है। टैगोर का किससे है? शांति निकेतन से है। ठीक है। देखिए पहले का 5 कौन किस में है? पहले का 5 भी दिया हुआ है, सेकंड का जो है आपका फर्स्ट दिया है, सेकंड का फर्स्ट दिया है, थर्ड का सेकंड दिया है। ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ वेरी करेक्ट आंसर। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, सूक्ष्म शिक्षण है। तो दोस्त ये है आपका क्या? शिक्षण प्रशिक्षण विधि। राइट। चलिए, यदि सभी प्राप्तांकों में 5 जोड़ दिया जाए तब कौन अपरिवर्तित रहेगा? तो दोस्त इसमें जो है आपका मानक विचलन करेक्ट होगा। इसमें मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन की विशेषता होती है कि इसमें किसी भी अंक को जोड़ या घटा दिया जाए, एक निश्चित अंक को जोड़ या घटा दिया जाए तो इस पर कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है। यह डेविएट नहीं करता है। ओके। सबसे शुद्ध डेविएशन भी इसी को माना जाता है। चलिए, कौन असंगत है? तो दोस्त इसमें जो असंगत है वो उपसंपदा संस्कार है। उपनयन संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार और प्रवज्जा संस्कार, ये तीनों के तीनों जो आपकी एजुकेशन स्टार्ट होती है तब ये दिए जाने वाले संस्कार हैं। ठीक है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्त ये प्रतिपादित किया है एरिक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से कौन सी गतिशीलता आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो भौतिक गतिशीलता होगा, बट आप इसको डाउट में रखना। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये है। ठीक है। बाकी आंसर वो जो मानेंगे। दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो तर्कशास्त्र होगा। निम्न में से कौन विश्वसनीयता मापन की एक विधि है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फेस वैल्यू, लेकिन फिर भी आप इसको डाउट में रखना। ठीक है। चलिए, विद्यालय संकुल का संप्रत्यय दिया था। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा, विद्यालय संकुल की बात कर रहा है, ये आपका स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स की जो बात की है वो आपकी ऑप्शन नंबर डी इज़ वेरी करेक्ट आंसर, यानी कोठारी आयोग ने। ठीक है। चलिए, कैटल ने व्यक्तित्व मापन के लिए कितने कारकों का प्रयोग किया था? तो 16 कारक प्रश्नावली, उनको 16 PF बोलते हैं, 16 पर्सनालिटी फैक्टर।
भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्मानुसार शिक्षा देने की अनुमति है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो सकता है आपका मूलभूत अधिकार भी हो सकता है, प्रजातांत्रिक अधिकार भी हो सकता है। तो अभी इसके आंसर का वेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी अवधारणा जैन दर्शन से संबंधित नहीं है? तो दोस्त ये जो है निर्वाण इससे संबंधित नहीं है, निर्वाण बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए, यदि आप किसी प्रक्षेपीय तकनीकी का उपयोग करना चाहते हैं तो आप चुनेंगे। तो दोस्त जो TAT है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, जिसको मरे एवं मार्गन ने बनाया था 1921 में, तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट है। कल हमने इसको भी बताया था, ठीक है। बहुत गजब का कल का लेक्चर था, अगर अटेंड कर लिया होता तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन भी दिलाने में मदद कर देता। चलिए, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त ये स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। कोहलबर्ग लिखा है, कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई गई हैं? तो दोस्त ये सुझाई गई हैं 6 अवस्थाएं। किसने कहा शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन नहीं किसने कहा शिक्षा सामाजिक परिवर्तन नहीं लाती, अपितु सामाजिक परिवर्तन शैक्षिक, ये आधा अधूरा किया है। हु सेज दैट एजुकेशन डजंट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, रादर द सोशल चेंज रिजल्ट्स इनटू एन एजुकेशनल चेंजेस? दोस्त ये कहा है आपका, ये जो इसका राइट आंसर होगा दोस्त, इसका राइट आंसर आपका दुर्खीम हो जाएगा, ठीक है। किसने कहा है? दुर्खीम ने कहा है। 93, आदर्शवादियों ने सर्वाधिक बल दिया है। दोस्त ये दिया है आपका किस पर दिया है? शिक्षा के उद्देश्यों पर, लेकिन फिर भी आप इसको डी फॉर डाउट में रखना है, ओके। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किस प्रविधि के उपयोग का उदाहरण है? तो ये जो है आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट का है। केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कानून बना सकती है क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। अपने अंदर देखकर स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करना कहा जाता है। तो दोस्त ये कहा जाता है आपका क्या? अंतःदर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। विद्यालय को सामान्यतः समझा जाता है, तो ये उपर्युक्त सभी होगा दोस्त। इसका जो राइट आंसर होगा वो उपर्युक्त सभी होगा। सामाजिक परिवार का प्रतिनिधित्व, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली का उपप्रणाली, उपर्युक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, 98 छोटे प्रतिदर्शों के लिए। तो दोस्त ये जो ऐसा प्रश्न है इसका समझ में ही नहीं आ रहा है ये पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है। विद्यापीठ वाले कभी कभी बहुत बड़ा जोक कर जाते हैं कि वो पूछना क्या चाहते हैं इसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए इसको तो हम एकदम कुछ नहीं, डाउट कुछ नहीं बता रहे हैं। इसका जब आंसर आए तभी आप इसको चेक करिएगा क्या है। ये हमने बहुत सारी चीज़ें हमने BHO MD के टाइम में पढ़ाई थी, वो भी बहुत हेल्प करेगा आपको। क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का अध्ययन किया गया था। वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, ये बात की गई थी दोस्त आपके हटांग समिति में। हटांग समिति 1929, ठीक है, हटांग समिति 1929। इस समिति से यही प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, व्यवहारवाद में किसका विश्वास है? दोस्त ये हैं व्यवहारवादी आपके पावलोव हैं, तो यह इन्हीं का विश्वास होगा, बाकी और तो किसी का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्त आप लोगों के लिए ये मेरा यह प्रयास बहुत अच्छा होगा। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छा काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्त प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा, और कमेंट भी करिएगा। आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं आप उसको काउंट करिएगा, इसके बाद मार्क्स को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स तय की जा सके, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।